स्टार्ट करेंगे भाई क्लास आपकी। हम करेंगे। बात सही है। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन, डिसेबिलिटी के टाइप्स, ये सब चीज़ें हम करेंगे इसमें, जो कि ज़रूरी है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है। क्यों हो रही है भाई टेंशन अनुज? क्या हो गया? क्या बीमारी है बताओ, अभी ठीक कर देंगे। हम्म। सारे इलाज होते हैं हमारे पास, आप बताइए। हाँ जी, मैं अच्छी हूँ सीपी मिश्रा जी, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। कल्पना, अनुज, ऋषु, प्रिंसी, अभिषेक, ऋषु, बहुत बढ़िया जी। वर्षा, ठीक बात है। चलें शुरू करें कहानी। बहुत बढ़िया। दिया जाएगा यार, सब दिया जाएगा प्राची। समय लगेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, इतने क्लासेस तो अटेंड करो यार, टेस्ट भी मिलेगा, क्यों चिंता करते हो। हाँ, बैकवर्ड चिल्ड्रन की हम बात कर रहे थे। जब हम बैकवर्ड चिल्ड्रन की बात करते हैं, यानी पिछड़े बालक, है ना, पिछड़े बच्चे या पिछड़े बालक, बालक से मतलब यहाँ बालिका भी इंक्लूडेड है अपने आप ही, पिछड़े बालक, है ना। साइरल बर्ट हैं जिन्होंने बैकवर्ड चिल्ड्रन पे काफ़ी काम किया है। साइरल बर्ट एक साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए, एक थियरिस्ट कह लीजिए। Backward children are the children who show inability to progress normally in school work। यानी ये वो बच्चे हैं जो ये अक्षमता दर्शाते हैं कहीं ना कहीं स्कूल वर्क में, प्रोग्रेस नॉर्मल नहीं शो कर पाते। मतलब स्कूल, हाँ इनफ है अनुज, आ जाओ अब, बाकी बातें छोड़ दो, लास्ट में पूछना जो पूछना है, टॉपिक से संबंधित कुछ हो तो पूछ लेना, ठीक। तो पिछड़े बालक कौन है? तो पिछड़े बालकों की डेफिनेशन है कि बैकवर्ड चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन, यानी पिछड़े बालक वो बालक हैं या वो बच्चे हैं हु शो इनेबिलिटी टू प्रोग्रेस, यानी जो ये अक्षमता दिखाते हैं पढ़ाई में या स्कूल के काम में, प्रदर्शन जो है उनका नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से पीछे है ना। हु शो इनेबिलिटी टू प्रोग्रेस नॉर्मली इन स्कूल वर्क, यानी जो विद्यालय के कामों में या विद्यालय के द्वारा दिए गए कार्यों में सामान्य से कम प्रगति दर्शाते हैं, वो पिछड़े बालक हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको हिंदी में ही लिखना है तो, कि हम ये कह सकते हैं पहला पॉइंट बना के बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में, कि वे बालक जो विद्यालयी कार्यों में, जो विद्यालयी कार्यों में सामान्य से कम प्रगति दर्शाते हैं, कम प्रगति दर्शाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। कहे जा सकते हैं। यानी बैकवर्ड बच्चा कौन है? कोई किसी कास्ट, किसी इकोनॉमिक क्लास से नहीं है वो। उसका मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा जो किसी ऐसी पिछड़ी हुई जाति से, समुदाय से, धर्म से, वॉटेवर, वैसे तो कुछ होता नहीं है ऐसा, हम नहीं मानते, बट समाज के हिसाब से या जो सालों साल से स्थिति रही है, हाशिए पे मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आ रहा हो, वो पिछड़ा बालक नहीं है। या किसी और कारण से पिछड़ा बालक नहीं है, या पिछड़े होने का या कोई आर्थिक स्थिति कमजोर है किसी की, है ना, किसी के घर में जो है जमीन कम है या इनकम कम है, वो पिछड़ा बालक है? नहीं। पिछड़ा बालक सिंपल है इसकी डेफिनेशन, कि वो बालक जो विद्यालय कार्यों में, जो भी स्कूल वर्क है, क्लास वर्क है, कोई और एक्टिविटी है स्कूल में, जो भी स्कूल के काम है, जो स्कूल वर्क है उसमें सामान्य से कम प्रगति दर्शाते हैं, सामान्य से कम प्रगति दर्शाते हैं, पिछड़े बालक कहे जा सकते हैं। क्योंकि जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है या एक आम तौर पे उम्मीद जताई जाती है कि भाई ये 7वीं क्लास का बच्चा है ना, 12 साल का बच्चा है, मान लीजिए 7th क्लास में है, तो ये काम इसको आना चाहिए कि ये पढ़ लेगा, बेसिक कैलकुलेशन कर लेगा, ये सब हो जाएगा। नहीं, आईक्यू कम है ये हम नहीं कह सकते, किसी भी रीजन से बच्चा पीछे रह गया है, इमोशनल दिक्कत हो सकती है, घर में मारपीट, हिंसा, सेक्सुअल अब्यूज, यू नेवर नो बच्चे के साथ क्या चल रहा हो,
कहाँ बेस कमजोर रह गया हो, बचपन में सही एनवायरनमेंट ना मिला हो। तो ये सिर्फ आईक्यू से इसका बिल्कुल नाता नहीं है कि सिर्फ आईक्यू की वजह से ऐसा होगा कि बच्चा बैकवर्ड है। आईक्यू कम होने से हो सकता है ऐसा, लेकिन इट इज नॉट द ओनली रीजन। एकमात्र कारण नहीं है आईक्यू का कम होना यहाँ पे। तो 7th क्लास की जब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, तो 7वीं क्लास का बच्चा है, 12 ईयर ओल्ड एक बच्चा है, तो हम इससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ा जोड़ घटा गुणा भाग, ये चीजें इस उम्र के हिसाब से सीख लेगा, इतनी इसको इंग्लिश में आती होंगी, यानी अब तक इतनी पढ़ाई इसने पीछे की है, तो इस उम्र का बच्चा है, इस क्लास का बच्चा ये काम कर लेता है आमतौर पे। लेकिन जब जो बच्चा आमतौर पे जो बेसिक है उस उम्र के लिए उतना भी नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स वो सामान्य से पीछे रह गया है, कारण कोई भी हो। ठीक है, कारण कोई भी हो, सामान्य से पीछे रह गया है बच्चा। इतनी बात क्लियर है? हाँ, माँ बाप का डिवोर्स हो सकता है, डेथ हो सकती है, सिंगल पेरेंट बच्चा हो सकता है, कोई उसको मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। इतने सारे डिसऑर्डर हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से लेके आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर से लेकर के डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। बच्चों में तो नहीं होता खैर स्किज़ोफ्रेनिया, बट यू नेवर नो, कितनी सारी दिक्कतें हैं, सेरेब्रल पाल्सी से लेके कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, डिसलेक्सिया वगैरह भी हो सकता है जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो, सवाल ना पूछता हो, इंटरेक्ट ना करता हो, सामान्य गतिविधियों में आपको सामान्य रूप से संलग्न ना मिलता हो, इन्वॉल्व ना मिलता हो, नॉर्मली जितना बच्चा होता है उस उम्र का। बात सही है नहीं? अब्दुल रहीम, ठीक है इतनी बात? आएगा आएगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो वे बालक जो विद्यालय कार्यों में सामान्य से कम प्रगति दर्शाते हैं, पिछड़े बालक कहे जा सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जो द चिल्ड्रन हु शो इनेबिलिटी टू प्रोग्रेस नॉर्मली, सामान्य तौर पे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, बाकी सब बच्चों को समझ आ जा रहा है, इसको ही नहीं आ रहा, या फिर कुछ दिक्कत, और सब क्लासेस में यही दिक्कत है ना? कई बार टीचिंग मेथड की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उतने अच्छे से सिखाया ही नहीं जा रहा। अकॉर्डिंग टू साइरल बर्ट, तो साइरल बर्ट की अगर हम माने, अकॉर्डिंग टू, यानी साइरल बर्ट के अनुसार, जिन्होंने स्टडी की है इन पे, जो बच्चे पिछड़े होते हैं, अनुसार the backward child is one who is unable to do the work of the class next below that which is normal for his age। मतलब जो नॉर्मल, सामान्य, वही बात जो ऊपर कही गई थी उसी बात को बस डेफिनेशन के फॉर्म में डाल दिया है। हाँ, नहीं नहीं, सैयद कह रहे हैं कि मेरे दोस्त की जॉब लग गई और मेरे से सीटेड भी नहीं निकला, तो क्या मैं बैकवर्ड हूं? जीवन में रेस नहीं है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज में। बैकवर्ड होने में भी इतने रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आप उतने मोटिवेटेड ना हो सकता है आपने उतनी मेहनत ना की हो सकता है आपका आत्मविश्वास, जो सेल्फ बिलीफ होता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, वही कमजोर पड़ा हुआ हो सकता है आप ऐसे माहौल में रहते हो जिसमें बढ़ावा छोड़ो नीचे ही गिराया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो बहुत खराब माहौल से अच्छा कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कहना शायद गलत होगा क्योंकि बहुत सारे लोग दब भी जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम देखते हैं तो साइरल बर्ट द बैकवर्ड चाइल्ड कह रहे हैं कि is the backward child is one who is unable to do the work of the class next below that which is normal for his age। यानी जो जस्ट उससे नीचे के लेवल का काम है। आज मान लीजिए बच्चा 6th क्लास में, वो 5th का भी काम नहीं कर पा रहा, यानी जिस क्लास में उसका तो हो ही नहीं पा रहा, उससे नीचे वाले का भी नहीं आता, तो बच्चे को हम पिछड़ा बालक कहेंगे, क्योंकि ये जो नॉर्मल है उसकी उम्र के लिए वो भी नहीं कर पा रहा वो। तो ये एक चीज है जिसको आपको मानना है कि साइरल बर्ट ये कह रहे हैं जो बच्चे के लिए नॉर्मल होना चाहिए जिस उम्र में, जिस क्लास में, वो उससे नीचे वाला काम भी नहीं कर पा रहा, है ना? तो गड़बड़ है। ठीक है, चल तो रही सीक्वेंस में सृष्टि क्लास। अब 7:30 जो है वो बीच में, हाँ, कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ रीजन। अब कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा मेहनत करके आता है। जब आप सही मेहनत कर रहे होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे। कितनी भी कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, अगर आप सही से खुद का आकलन करेंगे और मेहनत करेंगे दबा के, ठीक है थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन आप जीवन में आगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप रुक नहीं रहे, है ना? आप कोई भी बहाना देके, दुनिया का, परिवार का, खुद का, मन का, अच्छे संसाधन नहीं मिले उसका, कोई भी बहाना आपको रोक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं। जीवन में 90% समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाती हैं यदि आप एक्शन लेते हैं सही ढंग से। जिस मोमेंट पे आपने सोच लिया यार अब नहीं करते हैं, ये यहां से आप रुक गए, तो आपको कुछ ना कुछ देखना है कि एक्शन क्या लेंगे, वो आपको सोच समझ के चलना है। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं। आप बैकवर्ड चाइल्ड इज अ स्लो लर्नर। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैकवर्ड चाइल्ड के, कुछ और फीचर्स हैं, कुछ और विशेषताएं हैं। तो एक पिछड़ा बच्चा धीमी गति से सीखता है। एक पिछड़ा बच्चा
एक पिछड़ा बच्चा धीमी गति से सीखता है। धीमी गति से सीखता है। He is unable to do the work of the class in which he is placed or even of the class below that. यानी वह अपनी कक्षा, यानी जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है, वह अपनी वर्तमान कक्षा व उससे पिछले स्तर का कार्य करने में भी असमर्थ है। कार्य पिछले स्तर के कार्य में असमर्थता दिखाता है, यानी समर्थ नहीं है, दर्शाता है। 6th क्लास का बच्चा मान लो 5th का भी काम नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे हाँ पिछड़ा है किसी भी कारणवश, लेकिन पीछे है बच्चा नॉर्मल से। He is not up to the attainment levels in various subjects which are normal for his age or grade. यानी he is not up to the attainment levels, यानी जो प्राप्ति के या उपलब्धि के स्तर होने चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट में, वेरियस सब्जेक्ट्स में, which are normal for his age or grade. यानी 6th क्लास का बच्चा है भाई, रीडिंग राइटिंग बेसिक मैथमेटिक्स ये सब तो उसको आना ही चाहिए, बल्कि और 4 चीजें आनी चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहा। वो अपनी उम्र के लिए या अपनी क्लास के लिए जो अप्रोप्रिएट काम है, अटेनमेंट लेवल जितना उसको आना चाहिए उतना भी नहीं कर पा रहा, उससे भी पीछे है, अप टू द मार्क नहीं है, तो हम कहेंगे पिछड़ा बच्चा। ऐसा नहीं कि वो मेहनत करके आगे नहीं आ सकता, या फिर अगर सही संसाधन दिए जाएं तो वो आगे नहीं जा सकता, किया जा सकता है। आपको ऐसे अभी ये जो 12वीं फेल, जो 12th फेल मूवी आई है ना, कि व्यक्ति जो है 12th में फेल हो गया था, वेरी गुड पूजा, 12th में फेल हो गए, जो मनोज की कहानी है वो, और फिर बाद में जो है उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बट क्योंकि लोगों की हिम्मत ही टूट जाती है तो बहुत ज्यादा कहाँ से आएंगे। तो बहुत सारी चीजें तो हिम्मत से हैं कि इंसान कितनी चेष्टा कर सकता है ना। तो आप देखते हैं कि किसी की 3rd डिवीजन थी, 2nd डिवीजन थी, फिर यूपीएससी क्रैक कर लिया। नहीं, बैक बेंचर बैकवर्ड होता है ये कहना बिल्कुल गलत होगा अब, है ना। इवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि जो असली टैलेंट है देश का, क्रिएटिविटी है, वो बैक बेंचर्स में पाई जाती है काफी। तो ऐसा नहीं है कि बैक बेंचर जो है वो सारे ऐसे हैं कि वो बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते, है ना, या बैकवर्ड ही होंगे। कई बार मोटिवेशन डाउन हो जाती है और वॉट ये ऐसा कोई ये नियम नहीं है, ऐसा संभव है, सामान्य तौर पे ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर केस में ऐसा पाया जाए, बट उसका ये नहीं है कि बैक वेंचर है तो डम होगा बच्चा या बैकवर्ड होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे कई बार ऐसे होते हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे कोरोना किड्स कहते हैं ना हम, कि कोरोना में बच्चे जो छोटी क्लासेस में थे, मेरा खुद का भाई, तो जो छोटी क्लासेस में थे बच्चे, 5th में थे, 6th में थे, उनके 2 साल कम से कम ऐसे निकल गए जो घर पे बैठ के थे, जिसमें कोई खास ध्यान उन पे दिया नहीं गया। कैसे दोगे आप ऑनलाइन में, वो बस अटेंडेंस लगाने के लिए बैठे हुए हैं, तो उनका वो बेस खराब हो गया। अब जब वो जाएगा एक्चुअल क्लास में 2 साल बाद, तो जो बच्चा मान लीजिए जिसके घर में ज्यादा संसाधन थे या ज्यादा मोटिवेटेड थे माँ बाप के, नहीं तुम्हें तो रोज प्रैक्टिस करानी है, किसी के घर में क्या परिस्थिति चल रही थी आपको पता नहीं है ना। मान लीजिए हमारे घर में माहौल थोड़ा उस समय पे वैसा ही था, माय फादर जस्ट पास्ड अवे इन 2020, ठीक, तो शायद उतनी अटेंशन जितनी दी जानी चाहिए और बच्चे का खुद का इंटरेस्ट, वो सब मिलके अगर थोड़ा पीछे रह जाए, वो अपनी क्लास में जितना उसको आना चाहिए उतना उससे, और ऐसा कोरोना में बहुत बच्चों के साथ हुआ कि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शायद उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी आप लोग के लिए होती हैं, क्योंकि कोई आके चेक तो नहीं कर रहा, वो तो बच्चा है और बहुत छोटा बच्चा है। तो उस केस में क्या है कि वो कहीं ना कहीं, फिर कई सारे बच्चे आज भी जिस लेवल का उन्हें आना चाहिए, कि वो आ तो गए 8th क्लास में या 9th क्लास में या 10th क्लास में, आता उनको 6th का भी नहीं, क्यों, क्योंकि बेस खराब हो गया था वहीं पे, उसके बाद वो कवर नहीं हुआ उस तरह से। तो बैकवर्ड चाइल्ड जो है एक स्लो लर्नर तो है ही, वो कहीं ना कहीं पीछे, धीमी गति है उसकी, उसकी गति धीमी है, तभी वो पीछे रह गया है। जिस क्लास में जितना उसको आना चाहिए था उतना उसको नहीं आता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। हाँ, तो क्या दिक्कत है, पढ़ लो, एक एक सीक्वेंस में खत्म करते जाओ, संभवी अपनी क्लासेस हो जाएगा। हाँ, कोरोना के समय का बेस बहुत खराब है।
आप लोग अभी टीचर्स सीपी मिश्रा जी कह रहे हैं उनको स्कूल में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं बच्चे का आईक्यू कम था, चीजें गड़बड़ होने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन पेरेंटिंग और टीचिंग जो है बहुत हार्डकोर टिपिकल जॉब है, बहुत स्ट्रेसफुल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, जिसको हल्के में ले लिया जाता है कई बार। ज्यादातर पेरेंट्स और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं। उनको लगता है कि बस नौकरी लग जाएगी और काम चलता रहेगा, जबकि एक एक बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सबको आपको साथ लेके चलना है ना। तो ये कुछ कुछ बातें हैं कि जिस ग्रेड में बच्चा है, जिस लेवल पे जो उसको आना चाहिए वो उतना आता नहीं है, और बच्चा जो है धीमी गति से सीख रहा है, पीछे है अपने स्तर से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसके हो गए? बैकवर्ड बच्चे के। हिज एजुकेशनल रेशो which can be obtained by first ascertaining the average attainment level or age in all the subjects and then dividing it by his chronological age। इसको आपको सिंपल भाषा में समझना है, इसका ट्रांसलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लो एक बार। एजुकेशनल रेशो यानी शैक्षिक अनुपात जो है किसका? पिछड़े बच्चे का। हर बच्चे का एक शैक्षिक अनुपात निकाला जा सकता है। कैसे? जितना जिस क्लास में वो पढ़ता है उस क्लास का एक नॉर्मल अटेनमेंट लेवल होगा। एक साइकोलॉजिस्ट या जहां पे भी जाकर के ये इस तरह के टेस्ट होते हैं, तो उस क्लास का, जिस भी क्लास में है, जिस भी उम्र में है बच्चा, तो उस क्लास के कुछ सर्टेन लेवल होंगे कि ये चीजें इस क्लास के बच्चे को आनी चाहिए। टेस्ट ले लो, जैसे आप नए स्कूल में बच्चे का एडमिशन भी कराने जाएंगे तो वो टेस्ट लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि इस क्लास में ये पढ़ा है आज तक, तो ये अटेनमेंट कितना हुआ, उपलब्धि कितनी हुई, आता कितना है बच्चे को, और उसकी उम्र से, यानी जिस क्लास में बच्चा है उस क्लास का एवरेज अटेनमेंट लेवल, मान लो 5 चीजें उसको दी और 50% एटलीस्ट उसको आना चाहिए, और उसकी उम्र है 16 साल, इससे डिवाइड कर दोगे तो एजुकेशनल रेशो आ जाएगा निकल के, शैक्षिक अनुपात आ जाएगा इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड देन डिवाइडिंग बाय हिज क्रोनोलॉजिकल एज। तो अगर एक नॉर्मल एवरेज से कम आ रहा है, एग्जैक्टली आरती कह रही है मैं नकल करके यहाँ तक आई हूँ और अब मुझे हद से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो वो ऑब्वियस है, जो छूट जाएगा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ तो आपको जज नहीं करने वाली। अभी मैं एक न्यूज देख के आ रही हूँ कि डीएलएड में चीटिंग करते हुए पूरा पर्दाफाश हुआ है कि लीक हो गए 3 पेपर। तो देश का स्तर और व्यक्ति की वैल्यूज दोनों में गड़बड़ है। इज बिलो 85, यानी अगर जो एजुकेशनल रेशो है, जैसे आईक्यू हम कहते हैं कि 70 से नीचे है तो बॉर्डर लाइन है 70 पे भी, एवरेज आईक्यू होता है 90 से 110, 90 से 110 आईक्यू एवरेज है, औसत है, इससे नीचे फिर औसत से भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही बिलो 85 अगर एजुकेशनल रेशो ER जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, वो किससे कम है? 85 से, वेयर एज अ मीडियम चाइल्ड हैज एजुकेशनल रेशो और कोशेंट बिटवीन 85 एंड 155। जो नॉर्मल बच्चे का एजुकेशन या मीडियम माध्यम, जो बहुत ऊपर नहीं है बच्चा, मीडियम है, एवरेज बच्चा है, उसका जो एजुकेशनल रेशो है दैट इज बिटवीन 85 टू 155। लेकिन 85 से नीचे जिसका एजुकेशनल रेशो है वो बैकवर्ड है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि यदि किसी बच्चे का जो एजुकेशनल रेशो है, यदि किसी बच्चे का एजुकेशनल रेशो यानी शैक्षिक अनुपात, एजुकेशनल रेशो जो है किसी बच्चे का, शैक्षिक अनुपात, शैक्षिक अनुपात किसी बच्चे का वो है लेस देन 85, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? बैकवर्ड चिल्ड्रन की, बैकवर्ड चिल्ड्रन। अब ये एजुकेशनल रेशो निकलेगा कैसे? जो नॉर्मल अटेनमेंट लेवल है, ये आपको नहीं निकालना है एज अ टीचर, ये एक्सपर्ट्स का काम होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नॉर्मल स्तर है किसी क्लास को लेकर के, किसी क्लास में मान लो 9th क्लास में इतना आना चाहिए बच्चे को, वो सारे सब्जेक्ट्स में नॉर्मल लेवल को मिला करके, और जब डिवाइड करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज से, यानी जितने साल का बच्चा है उससे, तो वो जो रेशो है वो नंबर 85 से यदि कम आ रहा है, दैट मीन्स बच्चा बैकवर्ड है। अगर ये रेशो जो है ग्रेटर देन 85, 85 से 85 एंड 155 के बीच में, इसका मतलब बच्चा मीडियम है। क्या है? मीडियम चाइल्ड है, माध्यमिक स्तर पे है, एवरेज है, ठीक है, मीडियम चाइल्ड। द मेन फीचर ऑफ द बैकवर्डनेस इज एजुकेशनल इम्पावरिशमेंट, यानी जो मेन फीचर है, मुख्य विशेषता है किसकी? बैकवर्ड बच्चे की, बैकवर्डनेस की, पिछड़ेपन की, वो क्या है? इज एजुकेशनल इम्पावरिशमेंट, यानी शैक्षिक रूप से कहीं ना कहीं कमी रह गई, इम्पावरिश रह गया है बच्चा, उसको ठीक से खाना नहीं मिला शिक्षा के स्तर पे। खाना मतलब डाइट वाला खाना नहीं, शिक्षा का,
कि बेस कमजोर हो गया था, मान लो जहाँ रेमेडियल क्लासेस मिलनी थी, एक्स्ट्रा उस पर ध्यान दिया जाना था, जहाँ कमजोर है अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना था, जो समझ में नहीं आ रहा था उसको तभी पकड़ा जाना था, मतलब आइडेंटिफाई किया जाना था गैप्स को, वो सब नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो पंगा होगा फिर। तो मेन फीचर ऑफ बैकवर्डनेस इज एजुकेशनल इम्पावरिशमेंट, यानी शैक्षिक हीनता या कमी है कहीं ना कहीं, ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाई या उस तक नहीं पहुंच पाई किसी भी रीजन से, तो वो बैकवर्ड हो गया बच्चा। अब बैकवर्डनेस के भी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ बैकवर्डनेस, जनरल बैकवर्डनेस यानी सामान्य पिछड़ापन है, और स्पेसिफिक बैकवर्डनेस यानी विशिष्ट पिछड़ापन है। सामान्य पिछड़ापन है जब बच्चा लगभग सभी सब्जेक्ट्स में पीछे रह गया, ओवरऑल ही पीछे है वो क्लास में, सामान्य पिछड़ापन कहलाएगा वो, सामान्य पिछड़ापन। और यदि किसी एक सब्जेक्ट में पीछे रह गया तो विशिष्ट पिछड़ापन कहलाएगा, विशिष्ट पिछड़ापन, है ना? क्लियर है बात? तो सामान्य पिछड़ेपन की जब हम बात कर रहे हैं तो व्हेन अ चाइल्ड रिमेन्स अनसक्सेसफुल, यानी किसी भी वजह से बच्चा क्या रह गया है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल रह गया है। तो व्हेन अ चाइल्ड रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द करिकुलम, पाठ्यचर्या में जितने भी विषय हैं उन सभी में वो किसी भी वजह से क्या है, अनसक्सेसफुल है, यानी जितना लेवल आना चाहिए उतना नहीं आता, उससे नीचे है। ही इज सेड टू बी केस ऑफ जनरल बैकवर्डनेस, सामान्य पिछड़ेपन का केस उसको कहेंगे यदि सारे ही सब्जेक्ट में बच्चा पिछड़ा हुआ है। अभी बढ़ जाएंगे मोनिका। वही यदि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान लो बच्चा जो है, मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, रीजनिंग तो नहीं होता है स्कूल में, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट में बच्चा पिछड़ा हुआ है, किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छी हालात उसके नहीं है, बैकवर्डनेस का केस हो गया। लेकिन एक बच्चा है जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा है, जैसे मुझे किसी क्लास में, मेरे को याद है साइंस में दिक्कत हो गई थी, तो वो, मेरा रीजन सिंपल मतलब यही था, ये मैं उसके तौर पे नहीं कह रही हूँ। अब क्योंकि आज अगर मैं देख पाती हूँ, उस समय भी पता ही था कि 8th क्लास में जो टीचर पढ़ाती थी साइंस, तो 20 आउट ऑफ 20 आ जाते थे जो टेस्ट वगैरह होते थे। 9th में जो टीचर आई और अलग अलग टीचर हो गए, फिजिक्स के अलग, ये मैं यूपी की बात बता रही हूँ, तो वहां पे साइंस साइड अलग हो जाती है 9th से ही, तो यूपी बोर्ड में। तो हाँ, तो जो साइंस की टीचर आई, तो वो जो है उस तरह से इंटरेस्ट नहीं बनता था उनकी क्लास में, ट्यूशन का कोई हिसाब किताब था नहीं, गांव में रहती थी, तो वो थोड़ा सा सिर्फ साइंस में पीछे आ गई मैं कंपैरेटिवली। तो अब ये क्या है, नॉर्मल से पीछे नहीं कहेंगे उसको, बट मेरे नॉर्मल स्तर जो बाकी सब्जेक्ट्स में है और साइंस में है, वो पीछे चला गया। तो ये स्पेसिफिक बैकवर्डनेस का केस हो जाता है, यदि हो जाता, हुआ नहीं, कि यदि नॉर्मल स्तर से पीछे चले जाते तो, कि किसी एक सब्जेक्ट में when the child exhibits lack of progress or backwardness in a particular subject or a specific area of knowledge, he is said to be suffering from specific backwardness, यानी जब एक बच्चा ये लैक दर्शाता है प्रगति का या बैकवर्डनेस के लक्षण दर्शाता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स में कई लोगों को दिक्कत होती है, तो मैथ्स में पीछे है बच्चा, या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो सफर कर रहा है, तो वो बैकवर्डनेस का केस हो जाएगा। लेकिन कैसी बैकवर्डनेस, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस, है ना? तो एक तो बैकवर्डनेस 85 से, अगर एजुकेशनल रेशो कम है तो बैकवर्ड बच्चा कहलाएगा, 85 एंड 155 के बीच में है तो मीडियम कहलाएगा, उससे ऊपर है तो ऑफ कोर्स फिर वो ब्रिलियंट की तरफ ही चला जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो एक सिंपल बात हमने देखी, एक है जनरल बैकवर्डनेस यानी सामान्य, यानी सभी सब्जेक्ट्स में बच्चा पीछे है, और स्पेसिफिक यानी विशिष्ट या स्पेशल कह लीजिए आप, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही उसको दिक्कत है, तो स्पेसिफिक बैकवर्डनेस का केस है। इतनी बात क्लियर है? कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस यानी बैकवर्डनेस के कारण या पिछड़ेपन के कारण, पिछड़ेपन के कारण, पिछड़ेपन के कारण। फर्स्ट है पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और लो इंटेलिजेंस, यानी ये कई सारे कारण हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा पीछे रह जा रहा है नॉर्मल से। पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और लो इंटेलिजेंस, यानी बच्चे का जो बुद्धि का स्तर है वही कम है मान लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी
और लो इंटेलिजेंस, पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और लो इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस मतलब क्या हुआ इसका? कि बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं कमजोर हैं। इसको सही भाषा में लिखें, बौद्धिक क्षमताओं में कमी, क्षमताओं में कमी व बुद्धि का निम्न स्तर। मतलब क्या हुआ भाई? हो सकता है बच्चे का आईक्यू ही कम हो। जितनी भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं, जिनको कॉग्निटिव एबिलिटी भी कहते हैं, जो भी काम दिमाग से किए जाते हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, यानी सोचने की क्षमता उतनी ना हो जितनी एक एवरेज बच्चे की होनी चाहिए उस उम्र में। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, मेमोरी उतनी अच्छी ना हो, याद ही ना रख पाता हो बेचारा। इमेजिनेशन, मेमोरी, इवन लैंग्वेज भी इससे ही जुड़ी हुई होती है। तो जितने भी काम दिमाग से होते हैं उनका स्तर कम हो तो क्या होगा बच्चा की, हम कहेंगे कि बैकवर्डनेस का कारण क्या है? बच्चा पीछे क्यों रह जा रहा है? जब आप कारण पे जाओगे तो कई सारे कारण हैं, जिसमें से ये एक कारण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, जैसे कई लोग हैं जो 9वीं 10वीं तक, जैसे सीपी मिश्रा जी भी कह रहे हैं, उतने सीरियस नहीं होते, अचानक से 11th क्लास में बहुत सीरियस हो जाते हैं, तो कवर कर लेते हैं। तो कई बार मोटिवेशन आपका बहुत बड़ा स्तर होता है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा, आपका पढ़ने में मन ही नहीं है। हाँ, नहीं अनुज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सुबह पढ़ेगा तभी याद होगा, वो अलग अलग बच्चों का अलग अलग जो है कहानी होती है। तो बस एफर्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि नॉर्मल से अगर कम मेमोरी है, जैसे मेरी मेमोरी बाय डिफॉल्ट बहुत शार्प रही है, मतलब अब इसमें मेरा कोई योगदान खास है नहीं, जेनेटिक्स से कुछ हद तक मिली चीजें, और और तो क्या ही है, एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत ठीक मिला या एवरेज मिला, या एवरेज से कम ही मिला कई बार, उससे तो उस पे तो क्या ही जाए, बट जो मिला अच्छा ही मिला, मैं तो ये मानती हूँ। तो अगर उसको अगर देखा जाए, बट वो बाय डिफॉल्ट है कि वो जेनेटिक्स से उसमें काफी रोल है, और दूसरा एनवायरनमेंट का भी ठीक ठाक रोल है, या कौन बच्चा किस तरह से चीजें ऑब्जर्व करता है। बचपन में डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, 15 दिन तो गांव में लाइट नहीं आती थी कई बार, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है वो भी नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे? आप नेचर पे ध्यान दोगे, आप खेलोगे, कूदोगे, पढ़ोगे, कहानियां पढ़ रहे हैं बैठ के। मेरे मामा जी टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो कहानियों की कुछ किताब ले आते थे कभी कभी, वो पढ़ती रहती थी मैं। तो अब ये सब चीजें जरूरी थी उस उम्र के लिए, लेकिन अभी तो हम फोन में लगे हुए हैं। बच्चों की अगर आप हालत देखोगे, क्या करोगे? एनवायरमेंट ही ऐसा बन गया है, रील, ये और वो, कार्टून। तो एक लिमिट में भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीजें हटा दो, जब समय बदलता है तो चीजें आती हैं, और कुछ चीजें आपको बैलेंस भी करनी होती हैं, बट मेमोरी वगैरह पे इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। नेचर में रह रहे थे तो नेचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वो तो और अच्छा है। तो लेकिन हर बच्चे की मेमोरी वैसी नहीं होती, ठीक है ना? वो कुछ बच्चे होते हैं जो रट्टा अच्छा लगा लेते हैं, वैसी चीजें उन्हें याद नहीं रहती। तो सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, स्मृति की क्षमता, ये सब किसी की बाय डिफॉल्ट कम हो सकती है, पुअर हो सकती है। उसको आईक्यू जो जेनेटिक है बहुत हद तक उस तरह से मिला ही नहीं, और एनवायरनमेंट भी हो सकता है बहुत अच्छा ना मिला हो। और लो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का स्तर जो है वो कम है, ओवरऑल आईक्यू ही कम है, और फिर एक्टिविटीज भी उस तरह की नहीं है, माहौल भी बहुत अच्छा नहीं मिला, तो दोनों ही मिलके बिल्कुल डूबने वाली स्थिति बन जाएगी। तो एक रीजन ये भी हो सकता है पिछड़ेपन का, कि हो सकता है बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है वो उतनी हो ही ना, आईक्यू कम है या इंटेलेक्चुअल स्तर ही कम है। ठीक है, हिमांशु सिंह ऑफिशियल है भाई, रेशमा पढ़ लो, अब यहाँ इंस्टा पे जाना है इनको, सर्च करोगे वैसे ही मिल जाएगा। देखो, पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और लो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का स्तर ही कम है,
बौद्धिक क्षमता ही कम है। सेकंड रीजन क्या हो सकता है? फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीजेस, यानी शारीरिक कोई समस्या हो सकती है, शारीरिक कोई डिजीज हो सकती है, शारीरिक समस्या या अक्षमता या बीमारी। हो सकता है बच्चे को बुखार हो, कोई और समस्या हो, कोई इन्फेक्शन ने पकड़ लिया हो। अब आप मान लीजिए आप बुखार में पड़ा रहे हैं, कल मेरे बैक पेन था ज्यादा, तो दिक्कत थी, तो हो सकता है आप अपना बेस्ट ना दे पाए, ठीक है ना? तो फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीजेस, किसी को हो सकता है कोई दिमागी कोई और समस्या हो, शारीरिक कोई समस्या हो, है ना? फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीजेस पॉसिबल हैं, जिसके चलते वो उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया या क्लास के स्तर के साथ कोप नहीं कर पाया। कोई एक्सीडेंट हो गया फिजिकली, कुछ भी हो सकता है। थर्ड है पॉवर्टी, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। पॉवर्टी, पुअर होम कंडीशन, ये सब भी क्या है? इसकी वजह से भी बैकवर्डनेस आती है कि घर के हालात ही, बस आपने लड़ाई रोटी पे, चाय पे, बिस्किट पे लड़ते ही देखा है माँ बाप को, मारपीट मची हुई है। मोहल्ले में आप जिसमें रहते हैं तो शोर शराबा, सब लड़ते रहते हैं आपस में, गंदगी मचा के रखी हुई है, कोई शांति से नहीं रहता, मौके नहीं दिए जा रहे, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो गरीबी कितना बड़ा कर्ज है ये हम समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल अनुज मेहनत करो एकदम बढ़िया से। तो पॉवर्टी, पुअर होम कंडीशन, तो गरीबी इसका कई बार कारण होता है पिछड़ेपन का। जरूरी नहीं बच्चे का आईक्यू ही कम था, उसको माहौल ही ऐसा नहीं मिला, और जो माहौल मिला वो इतना नेगेटिव था कि वो चोर बहुत अच्छा बन गया, पढ़ाई तो छूट गई। क्योंकि आईक्यू अगर गलत जगह लगेगा तो गलत चीजें भी तो पकड़ सकता है, तो वो स्कूल में उतना ध्यान ही नहीं दे पा रहा। घर पे कोई माहौल ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कि भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो, ये नहीं पता माँ बाप को। पढ़ते हो पढ़ लो, वो वजीफा के लिए या किताबें और यूनिफॉर्म और मिड डे मील मिलेगा इसलिए भेज देते हैं स्कूल, नहीं तो वो भी ना भेजें। तो गरीबी एक बड़ा कारण हो सकती है पिछड़ेपन का। पुअर होम कंडीशन, आपके घर का बच्चा मैथ्स में कमजोर होता है, आप तुरंत ट्यूशन लगा देते हैं, 4 एक्स्ट्रा चीजें बता देते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले लो, फलाना कर लो। सबको थोड़ी है, सबके पास थोड़ी है संसाधन कि वो कोर्स लेके पढ़ सकें। ठीक से खाना नहीं मिल पाता बच्चे को, वो माल नरिश्ड है, आधी तो उसकी बॉडी इसलिए फिजिकली नहीं ठीक से चल पा रही है। तो पॉवर्टी का तो, गरीबी का तो इतना बुरा कुचक्र है ये एक तरह से। तो पॉवर्टी, पुअर होम कंडीशन, फिर इमोशनल डिस्टरबेंस। कई बार जो है सामवेगिक इम्बैलेंस होता है, डिस्टरबेंस होता है, विचलन होता है, उसकी वजह से इमोशनल डिस्टरबेंस में कुछ भी आ सकता है। घर का लड़ाई झगड़ा आ सकता है, आ, जो कई बार गरीबी से निकल करके आते हैं इमोशनल डिस्टरबेंसेस। और कई बार लोगों के नेचर होते हैं, माँ बाप ही आपस में लड़ते रहते हैं, हो सकता है किसी को कोई डिजीज हो तो घर में कभी शांति देखी ही नहीं, परिवार वाले आपस में लड़ते रहते हैं, है ना? इमोशनल डिस्टरबेंस में सेक्सुअल अब्यूज बच्चे के साथ हो रहा है ना? बच्चे को मैनिपुलेट किया जा रहा है, माँ अपनी कहानी बताती है, पिताजी अपना दुख बताते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा बीच में मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इमोशनल डिस्टरबेंसेस होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, यानी आस पड़ोस का प्रभाव। जिस नेबरहुड में आप रह रहे हैं, यदि आपको दिख रहा है आसपास लोग पढ़ाई लिखाई में उनका कोई मन ही नहीं है, सीखने में सिखाने में कोई मन ही नहीं है, वो अलग ही अपनी योजनाओं में रहते हैं, तो ये जो नेबरहुड है जहां आप रह रहे हैं, इसका प्रभाव आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ट्राइबल एरिया में रहने वाला बच्चा और एक आप जहाँ रह रहे हैं, आप बच्चों को भेजते हैं सुबह, एक अमीर परिवार का बच्चा जो सुबह गोल्फ खेलने जाता है, फिर उसको 4 स्किल्स सिखाई हुई हैं, अरे तुम तो बेटा योगा भी कर लो, तुम तो बेटा स्विमिंग क्लासेस भी जाओ, तुम तो बेटा फुटबॉल भी जाओ, तुम तो ये भी कर लो, तुम तो वो भी करो, तुम तो म्यूजिक सीखने जाओ अलग से। कई परिवारों में फीस नहीं है, फीस छोड़ी हो, बच्चों चाहते हैं ये बाहर काम करके हमारे लिए पैसा लेकर के आए, स्कूल जाएगा तो क्या फायदा है हमें। तो ये जो नेबरहुड है, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, उसका आप पे प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी बैकवर्डनेस बच्चे में हो सकती है। तो ये सब कारण है पिछड़ेपन के, कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो सकता है कम हो, फिजिकल डिफेक्ट्स या कोई डिजीज हो, पोवर्टी, पुअर होम कंडीशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, ये सब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा बैकवर्ड रह जा रहा हो। एजुकेशनल गाइडेंस ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन। अब आपको तो हर बच्चे को पढ़ाना है ना क्लास में, आपको तो इसको भी साथ लेके चलना है, आगे बढ़ाना है। तो एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक मार्गदर्शन आप कैसे देंगे पिछड़े बच्चों को? उसका पहला पॉइंट है स्लो लर्नर्स रिक्वायर शॉर्ट एंड सिंपल मेथड्स। भाई छोटे मेथड्स जो जल्दी से समझ में आ जाए और सिंपल, बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे मेथड्स आप अपनाइए कि आसानी समझ में आ जाए बच्चे को। शॉर्ट में समझाइए, और बहुत लंबा खींचेंगे तो उसका ध्यान ही हट जाएगा। सो लर्नर्स रिक्वायर शॉर्ट एंड सिंपल मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट लिविंग एक्सपीरियंसेस, यानी ऐसे मेथड्स या ऐसे तरीके, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो मूर्त अनुभवों पर आधारित हो,
यानी बच्चे को एक्टिविटी या रियल लाइफ कोई एक्टिविटी या रियल लाइफ कोई एग्जांपल दे करके समझाइए जिससे वो तुरंत जुड़ जाए। ऐसे कितने लर्नर्स मुझे मिलते हैं कि बीएड में डीएलएड में समझ ही नहीं आती थी सीडीपी, आपसे पढ़ना शुरू किया तो समझ में आती है, किसी और से समझ ही नहीं आती। फिर बाकी लोगों ने भी पढ़ना शुरू किया होगा यूट्यूब से, लेट्स लर्न से, तो वो भी उसी तरह से पढ़ाने लगे हिंदी मीडियम में या व्हाटएवर। तो जो जिसको लगता था यार ये थोड़ा सा इंग्लिश ज्यादा हो रही है, तो उसको भी समझ में आने लग गई। तो इन जनरल जो है समाज का फायदा। तो स्लो लर्नर्स रिक्वायर शॉर्ट एंड सिंपल मेथड्स, छोटे तरीके और सरल तरीके। इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए? बेस्ड कॉन्क्रीट लिविंग एक्सपीरियंसेस पे, यानी रियल लाइफ बेस्ड, वास्तविक जीवन पे आधारित आपके उदाहरण होने चाहिए, रियल लाइफ बेस्ड। ठीक है। विद कॉन्क्रीट मटेरियल्स, कॉन्क्रीट मटेरियल्स यानी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए आप, जो दिखाए जा सके, जिनको बच्चा टच एंड फील कर सके। उनको आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में, टीचिंग एड्स के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल कीजिए। जैसा मैं कई बार आपको फोन उठा के दिखाती हूँ, कई बार बॉटल का एग्जांपल ले लेती हूँ। मतलब जो वास्तविक जीवन, जो जीवन वो जी रहा है, वास्तविक दुनिया के उदाहरण हो, वास्तविक जीवन के आपके शिक्षण अधिगम के मटीरियल्स हो, जिनको वो देख सके, टच फील कर सके, जिनसे वो जुड़ सके, ताकि उसको चीजें जल्दी समझ में आए, सरल तरीकों से समझाया जाए। सेकेंड पॉइंट है हैबिट्स ऑफ सक्सेस मस्ट बी डेवलप्ड इफ द चाइल्ड इज टू रिटेन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज सो वाइटल टू हिम। यानी हैबिट्स ऑफ सक्सेस मतलब कुछ सफलता की कुछ आदतें हैं, दैट मस्ट बी डेवलप्ड इन द चाइल्ड। वो क्या होती है? हार्ड वर्क। अगर बच्चे को मेहनत करना नहीं आता, बिना मेहनत के आप कितने भी बड़े 30 मार खां हो, आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे किसी भी जगह पे, है ना। अगर आपको मेहनत करनी आती नहीं, आप मेहनत करना जानते हैं और आलसी हैं, वो चल जाएगा, क्योंकि आप मेहनत कर लेंगे जरूरत पड़ने पे, या आपको पता है मेहनत की कैसे जाती है, कभी तो आपने मेहनत की होगी कहीं। अगर किसी को मेहनत करने की ही आदत नहीं है, कभी ना पेपर के लिए पढ़ा है, ना कोई स्किल सीखी है, ना कहीं पे आज तक कंसिस्टेंटली टाइम लगाया ही नहीं है, कभी हफ्ते भर पढ़ के देखा ही नहीं आज तक, तो फिर क्या होगा? कितने भी बेहतर संसाधन आपको दे दें, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हैबिट्स ऑफ सक्सेस मस्ट बी डेवलप्ड का मतलब क्या है? सफलता की जो आदतें हैं उनको विकसित किया जाए बच्चे में। बच्चे को मेहनत करनी सिखाएं आप, बच्चे को 4 चीजें और सिखाएं। इफ द चाइल्ड इज टू रिटेन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर बच्चे को अपने आप में अपना आत्मविश्वास बढ़ा के रखना है, जो कि बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए, तो हैबिट्स ऑफ सक्सेस डेवलप करानी पड़ेंगी आपको। कि भाई टाइम पे उठना है सुबह, है ना, संडे को चलो थोड़ा बहुत चिल कर सकते हो, रोज स्कूल जाना है, मेहनत करनी होती है लाइफ में हर दिन, कभी आप रिलैक्स भी कर रहे हैं, बट ये बेसिक चीजें हैं, कि बेसिक स्किल्स हैं। ये आत्मविश्वास खुद में रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सच बोलना, व्हाटएवर, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर शुड लीड हिम वेरी स्लोली। बच्चे को धीमे 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 सिखाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्लो पेस पे सीख रहा है, पीछे रह गया है बाकी बच्चों से, या अपने स्तर जो उसको आना चाहिए उतना नहीं आता, जिस क्लास में वो है जितना उसे आना चाहिए। ठीक है। मेकिंग श्योर दैट ईच स्टेप इज थॉरोली मास्टर्ड बिफोर द नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। यानी अगर आपकी ये क्लास समझ में नहीं आई है, तो पहले इस क्लास को समझाने पे फोकस किया जाए। पता चला नया इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर नया इंट्रोड्यूस कर दिया, नया चैप्टर, बच्चे को ये वाला भी समझ नहीं आया था, तो क्या होगा? पूरा बेस खराब हो जाएगा। तो आपको समय देकर के एक एक स्टेप स्टेप को समझाते हुए चलना है, तब जाके बात बनेगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दे शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। जो बैकवर्ड बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, उनकी कुछ तो रुचियां होंगी, हो सकता है उनको डांस में अच्छा लगता हो सकता है पेंटिंग में अच्छा लगता हो सकता है म्यूजिक में अच्छा अच्छा लगता हो। उनका मन, उनकी रुचि किस चीज में है, उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं स्कूल में, उनमें भी भाग लेने को आपको उन्हें प्रोत्साहित करना है। हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो, है ना। जो उनकी क्षमताएं हैं और जो उनकी रुचियां हैं, उसके हिसाब से आपको स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जिनको हम करिकुलर के बाहर, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज बोल देते हैं, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है, उनकी रुचि और उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको इंटरेस्ट उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाना चाहिए। विराट कोहली को यदि हम सिर्फ एकेडमिक्स में ही पढ़ाने की कोशिश करते, कहते कि नहीं नहीं भाई क्रिकेट तो नहीं खेलना, अब तो पढ़ाई करनी है, तो शायद वो विराट कोहली कभी ना बन पाते। सेम फॉर सचिन तेंदुलकर एंड एनी बडी एल्स, जो जो अपने फील्ड में महारत ही है, अगर उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मौका ही नहीं दिया जाता, तो वो नहीं बन पाता वो जो वो आज है। इंडिविजुअल अटेंशन शुड बी पेड टू सच मैटर्स एज हेल्थ। यानी हर एक बच्चे पे आपको इंडिविजुअली अटेंशन पे करनी है, कि भाई बच्चे की हेल्थ में तो कोई गड़बड़ नहीं है, हो सकता है उसके आयरन लेवल्स लो हो सकता है उसको न्यूट्रिशन पोषण ही ना हो उतना शरीर में कि दिमाग चल पाए, शरीर चल पाए ठीक से, तो उस पर ध्यान देना है आपको।
जरूरत पड़े तो समय समय पे चेकअप्स कराने हैं। सोशल कंडीशंस, सामाजिक परिस्थितियां जहां वो रहता है, पेरेंट टीचर मीटिंग कर सकते हो, उससे जान सकते हो घर में कैसा माहौल है, क्यों बच्चे को दिक्कत हो रही है, क्या किया जा सकता है मिलकर के, टीचर और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। स्कूल अटेंशन, स्कूल में ध्यान दिया जाना चाहिए, बाकी टीचर्स के सामने बच्चा कैसा है, सिर्फ आपकी क्लास में समझ नहीं आ रहा है या बाकी क्लासेस में भी समझ नहीं आ रहा। एंड टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने के तरीकों में क्या परिवर्तन कर सकते हो, किस टीचर का अच्छा समझ में आता है, कैसे समझाया जा सकता है, और कौन से मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। बच्चे को आप सामने बिठा करके उससे पूछें, तरीके समझाएं, जाने कि वो उसको समझ कैसे आता है। तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स उस हिसाब से आप अपना सकते हैं। द क्लास वर्क शुड स्टिमुलेट ऑल द सेंसेस, यानी जो क्लास वर्क है, जो कक्षा में कार्य हो रहा है, कक्षा कार्य बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को या सभी ज्ञानेंद्रियों को इन्वॉल्व करे, कि सभी ज्ञानेंद्रियों का, जिसको हम कहेंगे स्टिमुलेट करे, मतलब उद्दीपन करे, बढ़ावा दे, बच्चे को सुनने में भी इंटरेस्ट, यानी उसके कान भी ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, आंखों को भी कुछ मिला हुआ है जिससे उसका ध्यान वहां पे स्टिमुलेटेड है ना। वो जो टच और फील करने का कोई मटेरियल दे सकते हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, पांचों सेंसेस इन्वॉल्व रहें, संलग्न रहें। अगर मैं कहूं तो कक्षा कार्य बच्चे की सभी ज्ञानेंद्रियों को संलग्न करें, यानी इन्वॉल्व रखें। अगर मैं कहूं तो जितने ज्यादा सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व होंगे किसी एक्टिविटी में, उतना बेहतर वो सीखेगा। जैसे आप अभी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कुछ लोग लिख भी रहे होंगे, कोई एक्टिविटी करा दें तो और अच्छा। द क्लास टीचर शुड सीक द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट इफ पॉसिबल, जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद लेनी चाहिए क्लास टीचर को जरूरत पड़ने पे। टू रेमेडी द डिफेक्ट्स ऑफ स्पीच, हो सकता है किसी बच्चे को वाक भाषा में दिक्कत हो, तो स्पीच का डिफेक्ट है तो स्पीच थेरेपी दिलाई जा सकती है। गाइडेंस एंड काउंसलर इसीलिए होते हैं स्कूल्स में। हियरिंग की प्रॉब्लम है तो हियरिंग एड्स लगा सकते हो, मशीन लगा सकते हो। दिखने में दिक्कत है तो अगर इलाज संभव है चश्मा लगा सकते हैं, आगे बिठा सकते हैं। अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो टच मटेरियल का, टैक्टाइल मटेरियल जिसको छू के टच करके पता किया जा सके, उन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली एनवायरनमेंट आपका बहुत आगे ले जा सकता है बच्चे को, यदि आप सही तरीके से उसको मौका दें या सही एनवायरनमेंट मिले। टीचर्स पूरी तरह से इन्वेस्टेड हों कि हमें बच्चे का बेहतर चाहिए। ये नहीं है बस दो बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं उनको तो आप बहुत प्यार करते हैं, दो बच्चे जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मक्खन लगाते रहते हैं उनके लिए तो आप खुश रहते हैं, बाकी बच्चों पे आपका ध्यान नहीं है, तो उससे काम चलेगा नहीं, फिर आप अच्छे टीचर नहीं है। द टीचर मस्ट हैव ग्रेट पेशेंस, टीचर को बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए, भयंकर पेशेंस की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशन ही ऐसा है ना। मैं कभी कभी हल्का फुल्का जो है होता है कि जब आप सेम ही